कैसे चिल्ड्रन अकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कक्षा 11 विषय भूगोल और अध्याय पढ़ रहे हैं हम 5वां, जिसमें मृदा से संबंधित बात करें। अध्याय कौन सा चल रहा है? मृदा, मिट्टी से संबंधित अध्याय 6 चल रहा है हमारा। तो इसमें कुछ हमने बातें पढ़ ली थी। मृदा का वर्गीकरण पढ़ लिया था वैज्ञानिक तौर पर। ये वर्गीकरण पढ़ा था: जलोढ़ मृदा, काली पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, शुष्क मृदा, लवण मृदा, पीटमीय मृदा और वन मृदा। इसमें लगभग हमने 5 से 6 मृदाओं का विवरण देख लिया। जैसे जलोढ़ मृदा पढ़ लिए थे। फिर ये वैज्ञानिक नाम है, थोड़े ध्यान रखना, इनको पढ़ लेना। ये पढ़ा था हमने जलोढ़। जलोढ़ के बाद हमने पढ़ ली थी काली मृदा, लाल पीली मृदा, इनके बारे में पढ़ा। लेटेराइट मृदा ये भी पढ़ लिया। फिर हमने लवणीय मृदा पढ़ी, यानी शुष्क मृदाएँ पढ़ी। शुष्क के बाद हम पढ़ेंगे लवणीय मृदा। ठीक है, हालांकि पढ़ ली होगी, लेकिन लवणीय मृदा से दोबारा पढ़ते हैं। लवणीय मृदा, लवणीय यानी नमकीन। ऐसी मृदाओं को ऊसर मृदाएं भी कहते हैं। लवण मृदाओं में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है। ये अनुर्वर होती है और इनमें, यानी अनुर्वर का मतलब उर्वरक नहीं होती है। इनमें किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं उगती। मुख्य रूप से शुष्क जलवायु और खराब अपवाह के कारण इनमें लवणों की मात्रा बढ़ती जाती है। एक तो शुष्क जलवायु और पानी की मात्रा, यानी अपवाह, नदियाँ नहीं होती, पानी की मात्रा कम होने के कारण लवण की मात्रा बढ़ती जाती है। ये मृदाएं शुष्क और अर्ध शुष्क तथा जल आक्रांत क्षेत्रों और अनुपों में पाई जाती है। इनकी संरचना बलुई से लेकर धूमिल तक होती है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की होती है। इसमें नाइट्रोजन और चूने की तो कमी होती है। लवण मृदाओं का अधिकतर प्रसार पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टा और पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन क्षेत्रों में, कच्छ के रन में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ नमक के कण आते हैं, जो एक पपड़ी के रूप में ऊपरी सतह पर जमा हो जाते हैं। डेल्टा प्रदेश में समुद्री जल के भर जाने से लवण मृदाओं के विकास को बढ़ावा मिलता है। अत्यधिक सिंचाई वाले गहन कृषि के क्षेत्रों में, विशेष रूप से हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में, उपजाऊ जलोढ़ मृदा भी लवणीय होती जा रही है। शुष्क जलवायु वाली दशाओं में अत्यधिक सिंचाई केशिका क्रिया को बढ़ावा देती है। इसके परिणामस्वरूप नमक ऊपर की ओर बढ़ता है और मृदा की सबसे ऊपरी परत में नमक जमा हो जाता है। इस प्रकार के क्षेत्रों में, विशेष रूप में पंजाब और हरियाणा में, मृदा की लवणता की समस्या से निपटने के लिए जिप्सम डालने की सलाह देते हैं। अपने भी क्षेत्रों में कई बार चूना कहते हैं ना, चूना डाला जाता है, यानी जिप्सम डाला जाता है। पीटमीय मृदा, ये मृदाएं भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ वनस्पति की वृद्धि अच्छी हो, यानी वनस्पति बढ़ती अच्छी हो। अतः क्षेत्र में मृत जैव पदार्थ बड़ी मात्रा में इकट्ठे हो जाते। मृत यानी खूब सारा जंगल है, वहाँ पे पशु पक्षी भी मरते हैं। पेड़, जो पौधों की छाल वगैरह है, वो भी गलती है, ज़मीन में हो जाती है। तो वो, और इससे मृदा में क्या बनती है? हुमस, यानी सारे सड़े गले पदार्थ होते हैं ना, जीवों के, पत्तों के, जड़ों के, वो हुमस को होता है। तो जो मृदा को हुमस और पर्याप्त मात्रा में जैव तत्व प्रदान करते हैं, इन मृदाओं में जैव पदार्थों की मात्रा 40 से 50% होती है। ये मृदाएं सामान्यतः गाढ़े और काले रंग की होती है। अनेक स्थानों पर ये क्षारीय भी है। ये मृदाएं अधिकतर बिहार के उत्तरी भाग, उत्तरांचल के दक्षिण भाग, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र और उड़ीसा और तमिलनाडु में पाई जाती है। वन मृदाएं देखो, यानी वनों के लिए जो मृदाएं होती है, अपने नाम के अनुरूप ये मृदाएं पर्याप्त वर्षा वाले वन क्षेत्रों में बनती है। इन मृदाओं का निर्माण पर्वतीय पर्यावरण में होता है। पर्वतीय यानी जहाँ पर्वत है, जहाँ खूब सारे वन है, वहाँ होती है। इस पर्यावरण में परिवर्तन के अनुसार मृदाओं का गठन और संरचना बदलती रहती है। जैसे जैसे क्षेत्र विशेष आता रहे, जैसे जैसे पर्वत आते रहते, वैसे परिवर्तन होता रहता है। घाटियों में ये दुमटी और पांसु होती है और ऊपरी डालों में ये मोटे कण वाली होती है। ठीक है, ऊपरी डाल में तो मोटे कण होते हैं, नीचे दुमटी और पांसु यानी छोटे छोटे, क्योंकि ऊपर डाल से जो कंकर पत्थर आएंगे, धीरे धीरे नीचे आएंगे तो वो बारीक हो जाएंगे। ऊपरी डालों में मोटे कण वाली। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का अनाच्छादन होता रहता है। हिमालय के हिमाच्छादित का मतलब होता है हिम जहाँ है, यहाँ है। देखो, अनाच्छादन का मतलब बारिश के कारण ये नीचे आते रहते हैं। ऐसे मान लो यहाँ ये इतना बड़ा पत्थर था, थोड़ा घिस के यहाँ आया, इतना हो गया, यहाँ इतना हो गया, इतना हो गया, यहाँ जाके मिट्टी बन गई। ठीक है, अब ऐसे तो है नहीं भी अपना कोई कमरा है और उसके ऊपर है, वहाँ से आएगा, यानी बहुत ऊंचाई है। आपने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई सुनी है?
8,848 मीटर। अब इतने नीचे से वो पत्थर आएगा ऐसे, जैसे इतना बड़ा चला तो ऐसे करते 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 लास्ट में ऐसे बन जाता है। वो क्या होता है, अनाच्छादन। और ये अम्लीय और कम हुमस वाली होती है, क्योंकि इनमें आपको पता है भी इतने घिसके आते हैं तो इनमें तत्व तो खत्म हो जाते हैं। निचली घाटियों में पाई जाने वाली मृदाएं उर्वर होती है। ऊपर की चर्चा से स्पष्ट होता है कि मृदाएं उनका गठन, गुण, प्राकृतिक पार्षणों, पौधों और वनस्पति के अनुकरण और वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। मृदाएं जीवित तंत्र होती है। किसी भी अन्य प्राणी की तरह यह विकसित, क्षय और निम्नीकृत होती है। यदि समय पर इन्हें सही उपचार किया जाए तो इनमें सुधार भी होता है। मृदाएं उस तंत्र के अन्य घटकों पर गहरा प्रभाव डालती है जिसका वे समय एक अंग है। मृदा अवकर्षण। मोटे तौर पर मृदा अवकर्षण को मृदा की उर्वरता के ह्रास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसमें मृदा का पोषण स्तर गिर जाता है। अपर्दन और दुरुपयोग के कारण मृदा की गहराई कम हो जाती है। भारत में मृदा संसाधनों के क्षय का मुख्य कारक मृदा अवकर्षण है। मृदा अवकर्षण की दर भूआकृति, पवनों की गति और वर्षा की मात्रा के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होती है। फिर देखो मृदा अपर्दन। मृदा अपर्दन का मतलब समझते हो, मिट्टी का कटाव, चाहे एक स्थान से दूसरे स्थान पर, मिट्टी का नष्ट होना कह सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना विनाश कह सकते हैं। मृदा के आवरण का विनाश मृदा अपर्दन कहलाता है। बहते जल और वनों की पवनों की अपरदनात्मक प्रक्रिया तथा मृदा निर्माणकारी प्रक्रिया साथ साथ घटित होती रहती है। देखो जल चलता है तो जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, तो मिट्टी भी उसके साथ घुल के जाती है। पवने जैसे हमारी आंधियाँ चलती है, एक टीले देखिए, एक टीले एक स्थान से दूसरे स्थान पर, आप कभी देख लेना अपने क्षेत्र में, एक टीला इस साल यहाँ बना हुआ है ना, वही टीला उसकी मिट्टी वहाँ से आधी कूट जाएगी और दूसरी जगह चली जाएगी। तो वो क्या होता है, विनाश होता है, अपर्दन होता है। मृदा निर्माणकारी प्रक्रिया साथ साथ घटित होती रहती है। सामान्य इन दोनों प्रक्रियाओं में एक संतुलन बना रहता है। धरातल से सूक्ष्म कणों के हटने की दर वही होती है जो मिट्टी की परत में कणों के जुड़ने की होती है। कई बार प्राकृतिक और मानवीय, अब आपको एक बात उदाहरण देता हूँ। कोई सड़क होती है, कच्ची सड़क होती है, उसमें मिट्टी होती है, खूब सारी खड्डे देखे आपने, खड्डे बने होते हैं गाड़ी वगैरह व्हीकल वगैरह से, वो उस जगह मिट्टी होती है, वो लग लग के टायरों से और चली जाती है, खड्डा बन जाता है ना। पहले तो वो प्लेन थी और बारिश के कारण वहाँ खड्डा बना, इसका मतलब वहाँ से वो मिट्टी उठी है कि नहीं उठी। या रेत पड़ी होती है गलियों में, आंधी आती है तो वो रेत उठकर दूसरी जगह चली जाती है, ये अपर्दन होता है। कई बार प्राकृतिक या मानवीय कारकों से संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे मृदा के अपर्दन की दर बढ़ जाती है। मृदा अपर्दन के लिए मानवीय गतिविधियां भी काफ़ी हद तक उत्तरदायी है। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ भूमि की भी मांग बढ़ने लगती है। मानव बस्तियों, कृषि, पशुचारण, अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन तथा अन्य प्राकृतिक वनस्पति साफ कर दी जाती। अब धीरे धीरे हो रहा है ना। एक पेड़ है, यहाँ बहुत सारी मिट्टी है, यहाँ अगर 2-3 पेड़ है तो मिट्टी का अपर्दन नहीं होगा, वो पेड़ थामे रखेंगे। अगर इन पेड़ को काट दोगे तो ये मिट्टी कटाव हो जाएगी। कभी देख लेना, आप ट्राई करके देखना, प्रयोग करके देख लिया, ठीक है। मृदा को हटाने और उसका परिवहन कर सकने के गुण के कारण पवन और मृदा जल अपर्दन के दो शक्तिशाली कारक है। पवन द्वारा अपर्दन शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेशों में महत्वपूर्ण होता है। भारी वर्षा और खड़ी ढालों वाले प्रदेशों में बहते जल द्वारा किया गया अपर्दन महत्वपूर्ण होता है। जल अपर्दन अपेक्षाकृत अधिक गंभीर और यह भारत के विस्तृत क्षेत्रों में हो रहा है। जल अपर्दन 2 रूपों में होता है, परत अपर्दन और अवनालिका अपर्दन। परत अपर्दन समतल भूमियों पर मूसलाधार बारिश के बाद होता है और इसमें मृदा का, अब ये देखिए, ये मिट्टी है, यहाँ बारिश हुई, इधर वाला पानी आया तो ये मिट्टी कटी कि नहीं कटी। ये क्या होता है, ये दे रखा ना यहाँ पे परत अपर्दन है, ये परत है, देखो मिट्टी की परत थी, बारिश आई, आपके भी इलाके में ऐसा होता है, देखो आपने देखा हो कभी ऐसे, और ये बीच में मिट्टी कट जाती है। बारिश हो अब की बार तो देख लेना मिट्टी, तो ये परत अपर्दन है। हटना आसानी से दिखाई भी नहीं देता, किंतु ये अधिक हानिकारक है क्योंकि इसमें मिट्टी की सूक्ष्म और अधिक परत, ऊपरी परत हट जाती है। अवनालिका अपर्दन सामान्यतः तीव्र ढालों पर होता है। वर्षा से गहरी हुई अवनालिकाएं कृषि भूमियों को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर देती है, इससे वे कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाती है। जिस प्रदेश में अवनालिका अथवा भीड़ अधिक संख्या में होते हैं उसे उत्खात भूमि स्थलाकृति कहती है। भीड़ यानी बड़े बड़े खड्डे बन जाते हैं। चंबल नदी की द्रोण में भीड़ बहुत विस्तृत है। इसके अतिरिक्त ये तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी पाए जाते हैं। देश की लगभग 8,000 हेक्टेयर भूमि प्रतिवर्ष भीड़ में परिवर्तित हो जाती है। इस तरह के क्षेत्रों में अवनालिका अपर्दन संभव है।
ठीक है। मृदा अपरदन भारतीय कृषि के लिए गंभीर समस्या बन गई है। इसके दुष्प्रभाव अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई पड़ते हैं। नदी की घाटियों में अपरदित पदार्थों के जमा होने से उनकी जल प्रवाह क्षमता घट जाती है। इससे प्राय बाढ़ आती है तथा कृषि भूमि को क्षति पहुंचती है। वनोन्मूलन वन मृदा अपरदन के प्रमुख कारणों में से एक है। पौधों की जड़ें मृदा को बांध कर रखकर अपरदन को रोकती है। पत्तियां या टहनियां गिराकर वे मृदा में ह्यूमस की मात्रा में वृद्धि करती हैं। वास्तव में संपूर्ण भारत में वनों का विनाश हुआ है, लेकिन मृदा अपरदन पर उनका प्रभाव देश के पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक पड़ा। भारत के संचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का काफ़ी बड़ा भाग अति सिंचाई के प्रभाव से लवणीय होता जा रहा है। मृदा के निचले स्तरों में जमा हुआ नमक धरातल के ऊपर आकर उर्वरता को नष्ट कर देता है। रासायनिक उर्वरक भी मृदा के लिए हानिकारक है। जब तक मृदा को पर्याप्त ह्यूमस नहीं मिलता, रसायन इसे कठोर बना देते हैं और दीर्घकाल में इसकी उर्वरता घट जाती है। यह समस्या नदी घाटी परियोजनाओं के उन सभी समादेशी क्षेत्रों में अधिक है जो हरित क्रांति के आरंभिक लाभ भोगी थे। अनुमानों के अनुसार भारत की कुल भूमि का लगभग आधा भाग किसी न किसी मात्रा में अवकर्षण से प्रभावित है। प्रतिवर्ष भारत में अवकर्षण के कारण लाखों टन मृदा उसके पोषक तत्वों का ह्रास करते हैं, जिसका दुष्प्रभाव हमारी राष्ट्रीय उत्पादकता पर पड़ता है। इसलिए आवश्यक है कि मृदाओं के उद्धरण और संरक्षण के लिए तत्काल उपाय किए जाए। मृदा संरक्षण: यदि मृदा अपरदन और मृदा क्षय मानव द्वारा किया जाता है तो स्पष्टतः मानव द्वारा ही इसे रोका भी जा सकता है। संतुलन बनाए रखने की प्रवृत्ति के लिए अपने नियम बिना संतुलन बिगाड़े भी प्रकृति मानवों को अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करने के पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। मृदा संरक्षण एक विधि है जिसमें मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखी जाती है, मिट्टी की अपरदन और क्षय को रोका जाता है और मिट्टी की निम्नलिखित दशाओं को सुधारा जाता है। मृदा अपरदन मूल रूप से दोषपूर्ण पद्धतियों द्वारा बढ़ता है। किसी भी तर्कसंगत समाधान के अंतर्गत पहला काम डालों की कृषि योग्य खुली भूमि पर खेती को रोकना है। 15 से 25% डाल प्रवणता वाली भूमि का उपयोग कृषि के लिए नहीं होना चाहिए। यदि ऐसी भूमि पर खेती करना जरूरी भी हो जाए तो इस पर सावधानी से सीढ़ीदार खेत बना लेने चाहिए। भारत के विभिन्न भागों में अति चराई स्थानांतरित कृषि ने भूमि के प्राकृतिक आवरण को दुष्प्रभावित किया है, जिससे विस्तृत क्षेत्र अपरदन की चपेट में आ गए। ग्रामवासियों को इनके दुष्परिणाम के अवगत कराकर इन्हें नियमित और नियंत्रित करना चाहिए। समोच्च रेखा के अनुसार मेड़बंदी, समोच्च रेखीय सीढ़ीदार खेत बनाने चाहिए। नियमित वानिकी, नियंत्रित चराई, आवरण फसलें उगाना, मिश्रित खेती, सस्यावर्तन आदि उपचार के कुछ ऐसे तरीके हैं जिनका उपयोग मृदा अपरदन को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब नालिका अपरदन को रोकने और उनके बनने पर नियंत्रण के प्रयास किए जाने चाहिए। अंगुलियाकार अवनलिकाओं को सीढ़ीदार खेत बनाकर समाप्त किया जा सकता है। बड़ी अवनालिकाओं में जल की अपरदनात्मक तीव्रता को कम करने के लिए रोक बांधों की एक श्रृंखला बनानी चाहिए। अब नालिकाओं के शीर्ष की ओर फैलाव को नियंत्रित करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। यह कार्य अवनालिकाओं को बंद करके सीढ़ीदार खेत बनाकर और आवरण संपत्ति का आरोपण करके किया जा सकता है। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि पर बालू के टीलों के प्रसार को वृक्षों की रक्षक मेखला बनाकर तथा वन्य कृषि करके रोकने के प्रयास करने चाहिए। कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि को चरागाहों में बदल देना चाहिए। केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान ने पश्चिमी राजस्थान में बालू के टीलों को स्थिर करने के प्रयास किए हैं। भारत सरकार द्वारा स्थापित केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड ने देश के विभिन्न भागों में मृदा संरक्षण के लिए अनेक योजनाएं बनाई है। ये योजनाएं जलवायु की दशाओं, भूमि समूपण, लोगों सामाजिक व्यवहार पर आधारित है। ये योजना भी एक दूसरे से तेलमेल बनाए बिना ही चलाई गई। अतः मृदा संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय भूमि उपयोग की समन्वित योजना ही हो सकती है। भूमि का उनकी क्षमता के अनुसार ही वर्गीकरण होना चाहिए। भूमि उपयोग के मानचित्र बनाए जाने चाहिए। भूमि का सर्वदा सही उपयोग किया जाना चाहिए। मृदा संरक्षण का निर्णायक दायित्व उन लोगों पर है जो उसका उपयोग करते हैं और उससे लाभ उठाते हैं। मृदा का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है? काली मिट्टी होगी। रेगर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी। भारत में वर्धा के ऊपरी परत का ह्रास का मुख्य कारण क्या है? वायु प्रदन, जल प्रदन, अत्यधिक निक्षालन। भारत में ऊपरी परत का तो किससे होता है? वायु से होता है। भारत के संचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि निम्न में से किस कारण से लवणीय हो रही है? तो जिप्सम की बढ़ोतरी, अतिचारण, अति सिंचाई और रासायनिक खादों के प्रयोग से हो रही है। मृदा क्या है? उत्तरदायी कारक क्या है? 3 स्तरों के नाम, ये सारे हमने पढ़ लिए। कल पढ़ेंगे अपने 7वां पाठ।